कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले, उनको पूरा करने का काम कर रहा हूं। अगर आप आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी, उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आप वहां के सीएम्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा के लिए समर्पित हैं। लेकिन यहां असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखे तो वसूली और माफिया चल रही है। यहां पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो, या पीपीई किट पे स्कैम हो, या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहां के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है, जिसके अंदर जिसको डालो पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया, और ये मिसाल बन गया पूरे देश के लिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, और सारे आरोप सारे के सब थम जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं। यहां पे जो सरकार है उसका ध्यान आप पे नहीं है, अपने बिजनेस पे है। कहां से बिजनेस होगा, कहां से कमाई आएगी, कहां पे कौन सी माफिया चल रही है, उसके साथ साठगांठ करना, यही इस सरकार का काम हो गया है। लेकिन इस बीच आप मुझे बताइए मेरे भाइयों, आपकी कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी यहाँ पे हैं, बताइए कितनों के पास रोजगार है? ऐसे हाथ उठा के बताइए। रोजगार मिला है? नहीं मिला है। किसी को, एक जने को तो मिला होगा, किसी को रोजगार नहीं मिला? बहने, किसी को रोजगार नहीं मिला है, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान अपने स्वार्थ पे है। मंत्रियों का, सीएम का, सबका अपने ही स्वार्थ पे है। हम कैसे कमाएंगे, जनता कैसे कमाएगी, जनता के क्या संघर्ष हैं, कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। आपको मालूम है 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 70 करोड़। 30 लाख खाली पद पड़े हैं, 30 लाख खाली पद केंद्र सरकार में पड़े हुए हैं इतने सालों से, उनको भरा नहीं गया है। जिससे बात करो वो बेरोजगार है। आप सबने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई जॉब करता है, किसी के पास छोटी दुकान है। आप सब क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? आप उनको बड़ा बड़ा करके उनके भविष्य को बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? पढ़ाते लिखाते किस लिए हैं? पूरी हिम्मत डालते हैं आप कमाई में, ताकि बच्चे बड़े होकर अपनी लाइफ बना पाए, अपनी जिंदगी बना पाए और उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन आज चाहे जितना भी काम आप करें, चाहे परिवार में आप काम कर रहे हैं, महिलाएं चाय के बगान में काम कर रही हैं, पुरुष मजदूरी कर रहे हैं,
किसी का कहीं पे जॉब लगा हुआ है, फिर भी कमाई पूरी नहीं हो रही है। ये सच है कि नहीं? फिर भी जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो घबराहट होती है। जब कोई बीमार पड़ता है तो पूरे परिवार पे संकट आ जाता है कि कैसे इलाज कराएंगे। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना। कुछ टूट जाता है घर में, बारिश आती है, पानी आ रहा है, उसको ठीक करना है, अब कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी पैसे नहीं है। बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, बच्चों के लिए वर्दी खरीदनी पड़ती है, मुश्किलें भरी पड़ी हैं। मिट्टी का तेल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो गया है। जो खेती करता है वो खेती में कमा नहीं पा रहा है। एमएसपी तो मिलती ही नहीं है आपको। और खेती में जितने भी सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो आज, सब पे जीएसटी लगा लगा के उनको महंगा कर दिया है। बाढ़ आती है, बारिश आती है, बाढ़ में आपको कोई मदद नहीं मिलती, आपकी जमीनें चली जाती हैं पानी के नीचे, मुआवजा नहीं मिलता है समय पे, कोई पूछने वाला नहीं है। ना आपकी असम की भाजपा की सरकार पूछ रही है और ना मोदी जी की केंद्र की सरकार। आपके यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं, कहते हैं फॉर्म भरो, मेरी बहनों को कहते हैं फॉर्म भरो, नहीं तो वोट दो, नहीं तो 1200 रुपए नहीं मिलेंगे, कहते हैं ना। आए हैं ना फॉर्म भरने? आप अगली बार आएंगे ना आपके घर तो आप उनसे पूछिए 1200 रुपए से आज क्या मिलता है। एक सिलेंडर भी नहीं मिलता है, समझे आप? आपको 1200 रुपए देने की बात कर रहे हैं। आज आपको 1200 रुपए में उन्होंने ये स्थिति बना दी है आपकी कि आपको एक सिलेंडर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं खरीद पाओगे उस 1200 रुपए में। फिर भी आपके घर आके आपको धमकाते हैं, कहते हैं वोट दो, फॉर्म भरो, नहीं तो 1200 रुपए नहीं मिलेंगे। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि मेरी बहनें, जो परिवार में सबसे बड़ी महिला है, उसको 8,500 रुपए हर महीने, साल में 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे। क्योंकि बोझ आप उठाती हो। मैं महिला हूं, मैं समझती हूं। महिला चाहे बड़े घर की हो, चाहे छोटी घर की हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत रईस हो, महिला हमेशा समाज का बोझ भी उठाती है और समाज की परवरिश भी करती है। नई पीढ़ी को तैयार करने वाली मेरी बहन मेरी महिला है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली महिला है। काम पे जाती है, खेती में जाती है, नौकरी करती है, मजदूरी करती है, तो घर आकर बच्चों को देखती है, घर आकर खाना पकाती है, घर आकर सबकी देखभाल करती है। जब तक आप सब सो जाते नहीं हो, जब तक पूरा परिवार चैन से नहीं सोता, तब तक मेरी बहनें नहीं सोती हैं। और इस सरकार में उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपरी बातें। मोदी जी कहते हैं हमने महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिए। कौन से आरक्षण? 10 सालों के लिए वो आरक्षण सच्चाई ही नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने हर जगह इवेंट बनाए, बड़े बड़े मंचों पर गए, उनको माला पहनाया गया, कहा गया कि महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि आपको 5 किलो राशन और 1200 रुपए पकड़ाकर ये कहते हैं कि बस चुप रहो, इतना मिलेगा तुम्हें बस, और कुछ नहीं मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी चुनाव में गारंटी दे रही है और चुनाव के बाद देखना, जैसे हमने अपने प्रदेशों में सारे गारंटी लागू किए हैं, हम ये भी लागू करेंगे कि 50% मतलब आधी नौकरियां जितनी भी केंद्र सरकार में है, आधी महिलाओं को मिलेगी। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग, ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं। और क्या पता चला कि जिसने अपराध किया
उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नहीं रोका, उनके अमित शाह जी ने नहीं रोका, उनको निकलने दिया। जहां जहां महिलाओं पे अपराध हुआ है, चाहे हाथरस में यूपी में हुआ, मैं गई थी उस महिला के घर, उसकी मां रो रही थी, उसकी बच्ची 19 साल की थी, उस समय मेरी बच्ची भी 19 साल की थी। उसके साथ सारी गलत हरकतें करके उसको जलाया गया, माता पिता को उसका शव भी नहीं देखने दिया। उसके बाद उन नाव में ऐसा हादसा हुआ एक महिला के साथ, उसको भी जला दिया गया। ये लोग कुछ नहीं बोले, मोदी जी कुछ नहीं बोले, बल्कि इन्होंने अपराधियों को बचाने का काम करवाया। जहां जहां अपराधी थे सबको बचाया, उनकी रक्षा की गई सरकार से। लेकिन महिला की सुरक्षा के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये लोग आकर आपको कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। किस मुंह से करेंगे बहने, किस मुंह से? हाथरस में नहीं की, उन्नाव में नहीं की, मणिपुर में एक जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके सबके सामने चलाया गया। सबने वो वीडियो देखा कि नहीं? सबने देखा। मोदी जी ने देखा होगा ना, अमित शाह जी ने देखा होगा ना, तो चुप कैसे हो गए? बचाने नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आंख मूंद दी, मुंह इस तरफ फेर लिया। पूरा देश देख रहा था, महिला को बचाने नहीं आए। जहां जहां अपराध हो रहा है वो अपराध होने दे रहे हैं। ओलंपिक की हमारी मेडलिस्ट थी, जब मेडल जीत के आई मोदी जी के घर गई, मोदी जी ने बुलाया उनको चाय पिलाई, उनके साथ फोटो खिंचाई। सारी मीडिया में ने लिखा, देखो मोदी जी के काल में इंडिया मेडल लेके आ रही है ओलंपिक से। जब वही महिला सड़क पे उतरी, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मोदी जी मेरी मदद कर दीजिए, जो आपकी पार्टी में नेता है उसने किया है, तो मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा। वो बच्ची बैठी रही सड़क पे, मैं उस बच्ची से भी मिली, मैंने उससे बात की, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए दीदी। लेकिन मोदी जी ने न्याय नहीं दिया, अपने घर से नहीं निकले। वही हालत जो महिलाओं की है, वही हालत किसानों की। किसानों ने आंदोलन किया, मोदी जी अपने घर से नहीं निकले। 600 किसान शहीद हुए, मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं बोला, मिले तक नहीं कि उनकी सुनवाई हो जाए, कि वो जो काले कानून किसानों को खत्म करने वाले कानून थे उनको ये हटाएं। आज चाय के बगानों में आप मजदूरी करते हैं। मैं पिछली बार चुनाव में आई थी, मेरे ख्याल से 2 साल गुजर गए होंगे। उस समय से समस्या थी कि आपका जो वेतन है वो बढ़ाया ही नहीं गया। मैं चाय के बगान में गई, महिलाओं से मिली, उन्होंने मुझे अपनी समस्याएं बताया कि कैसे पूरे दिन काम करती हैं, कभी कभी टॉयलेट भी नहीं होता उनके लिए, दूर होता है, उनको जाना पड़ता है चल के, और इतना कम वेतन मिल रहा था। उस समय उनकी मांग थी कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। 2 साल गुजर गए, आप भाजपा की सरकार लाए, आपके मुख्यमंत्री चाय के बगानों को हड़पवाते हैं, चाय के बगानों में अलग अलग बिजनेस कराना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो चाय के बगान में मजदूरी करते हैं उनका वेतन उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो आप सोचिए, कांग्रेस में हमने कहा है कि हर रोज की मजदूरी 400 रुपए तक हम बढ़ाएंगे, और ये हमारी गारंटी है। यहां आपकी मांग है कि कोच राजवंशी समुदाय जो है उसको एसटी स्टेटस मिले। कब से आपकी पुरानी मांग है, इस मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं। आपने सुना होगा राहुल जी कहते हैं कि जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना का मतलब है
कि ये गिनती होगी कि किस समुदाय में, किस जाति में कितने लोग हैं, ताकि सही से भागीदारी पूरी देश में हो पाए। और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, लेकिन अमीरी गरीबी के आधार पर भी, ताकि हम जान जाएं कि भाई यहाँ ये समस्या है, ये जाति है, ये धर्म के लोग हैं जहाँ पे कुछ अलग सी समस्या है, और इसको पूरा करने के लिए हम क्या करें, यहाँ इनकी पूरी भागीदारी नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए ये जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप है वो हटाया जाएगा। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं उनको आपको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। देखिए, जहां जहां हमारी सरकारें चल रही हैं वहां आपकी भलाई के लिए चल रही हैं। पहले से हमारी राजनीति ये रही है कि हम जनता की सेवा करें। जनता कैसे मजबूत होगी, आपके भविष्य कैसे बनेंगे। लेकिन यहाँ असम में बीजेपी और एआईयूडीएफ का जो गठजोड़ है वो यहाँ की राजनीति को एकदम एक दूसरी दिशा में ले गई है। बदरुद्दीन जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के का एक गुप्त गठजोड़ है, अंदर अंदर से मिले हुए हैं। दोनों एक दूसरे की बड़ी तारीफ करते हैं। आपने सीएम जी का इंटरव्यू देखा होगा। उस इंटरव्यू में क्या कहा उन्होंने, कोई बताएगा? आप बताओ। वो बोले हैं बदरुद्दीन जी के दिल की इच्छा थी कि मैं सीएम बनूं। समझे? वो बोले हैं कि जहां मैं कहता हूं वहां इनका वोट डलता है। एआईयूडीएफ के जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के साथ वोट डाला है जब राज्यसभा का मामला था। तो समझिए, आपके सामने ऊपर ऊपर से कुछ और बात हो रही है। ऐसे ही उन्होंने तेलंगाना में भी किया। तेलंगाना में उन्होंने साठगांठ की ओवैसी जी के साथ, ताकि वो कांग्रेस के वोट काटें और बीजेपी जीते। तो इस बात को आप गहराई से समझिए। जहां जहां हम मजबूत हैं वहां बदरुद्दीन जी अपने कैंडिडेट खड़े करके हमारे वोट काटने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाजपा जीते। 3 बार सांसद बने हैं। मुझे बताइए, कोई नया स्कूल खोला, कोई अस्पताल खोला, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लाए आपके यहाँ, कोई अच्छा बड़ा कारोबार, कोई इंडस्ट्री लाए जिससे आपको नौकरी मिल सकती थी? बाढ़ आई, आपके पास आए, आपकी मदद की। वो तो खुद कहते हैं कि वो व्यापारी हैं, खुद कहते हैं मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, है कि नहीं? तो वो तो व्यापार ही कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं आपके साथ। और जहां जहां उनका फायदा है वहां वहां जा रहे हैं। ये आपका फायदा नहीं दे रहे हैं। उनके इतर का बड़ा बिजनेस है कि नहीं? आपको याद है तरुण गोगोई जी के समय अगर की जो पेड़ है उनकी कटाई पे पाबंदी डाली थी, उसकी कटाई बंद की थी। अब फिर से शुरू करा दी है सीएम जी ने। और फायदा किसको हो रहा है? बदरुद्दीन जी की जो इतर की फैक्ट्रियां हैं उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि वही लकड़ी इतर में डलती है। तो देखिए, जो समझने की बात यह है ना कि चाहे एआईयूडीएफ हो, बदरुद्दीन जी हो, भाजपा के हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, ये सरकार जो चलाते हैं ये बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चलाते हैं। और इसी तरह की सरकार मोदी जी चलाते हैं। अब चाहे असम में हो चाहे पूरे देश में हो, सरकारें खरबपतियों के लिए चल रही हैं। इससे हमें पता कैसे चलता है कि ये बात सच है? क्योंकि आप आज देखिए, देश का लोहा पहले सरकार देखती थी, अब देश का सारा लोहा एक बड़े खरबपति को दिया जा रहा है जो इनके दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, बिस्वा शर्मा जी के भी दोस्त हैं। कोयला इनको दिया जा रहा है, बिजली खरबपतियों को,
सड़कें खरबपतियों को, हवाई अड्डे सारे बड़े बड़े खरबपतियों को, बंदरगाह सारे बड़े बड़े खरबपतियों को, सारे हाईवे, ये किसकी संपत्ति थी? ये मोदी जी की संपत्ति थी कि दे रहे अपने दोस्तों को? ये बिस्वा शर्मा जी की संपत्ति थी? बदरुद्दीन जी की संपत्ति थी? किसकी संपत्ति थी ये आपकी संपत्ति है। बड़े बड़े सरकारी कारखानों से आपको नौकरी, आपको रोजगार मिलती थी, लोग खुश हो जाते थे, सरकारी नौकरी मिली है, पेंशन मिलेगा, जीवन भर सुरक्षित रहेंगे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज ऐसा कह सकते हो? उसी तरह से कांग्रेस ने प्राइवेट बिजनेस को खूब बढ़ावा दिया, बड़े बड़े कारखाने खड़े करवाए, लेकिन जिससे आपको रोजगार मिलता था। आपकी संपत्ति आपसे लेकर उनको देने की बात नहीं हुई। 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े बड़े उद्योगपतियों के मोदी जी ने। सोचिए 16 लाख करोड़ रुपए से क्या क्या नहीं हो सकता था। यहां कितने कारखाने बन जाते, आपके स्कूल बन जाते, आपको रोजगार मिल जाते, आपकी सड़कें, आपके घर में पानी, जो बाढ़ आती रहती है उसको रोकने का कोई इंतजाम बन जाता। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े खरबपतियों को माफ किए। देश के किसान को इनसे पूछो कितने रुपए माफ किए इन्होंने, पूछो मोदी जी से, पूछो हेमंत बिस्वा शर्मा जी से, 1 रुपया नहीं माफ किया। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें रही, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के किसान से पूछो, किसानों का कर्ज माफ करने का काम हुआ वहां। आज परिस्थिति ये है, मीडिया को खरीद लिया है सब बड़े बड़े सेठों ने, विपक्ष पर धड़ाधड़ हमला है, भयानक हमला है, विपक्ष के खाते बंद कर रखे हैं, 2 चीफ मिनिस्टर जेल में हैं चुनाव के समय। इस देश के इतिहास में ही कभी पहले नहीं हुआ। पहली बार इस देश के इतिहास में 2 चीफ मिनिस्टर जेल में पड़े हैं, चुनाव चल रहा है। मोदी जी स्कीम लाए, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं इस देश के इतिहास में। देख लो, यहां आकर जब आपको भाषण देंगे सुन लेना क्या कहते हैं। कहेंगे मैं अकेला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं अकेला ईमानदार हूं इस देश में, बाकी सारे भ्रष्ट हैं, ऐसा कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये ईमानदार प्रधानमंत्री कैसी स्कीम निकाल के लाए। स्कीम ये थी कि जो भी चंदा देगा किसी भी राजनीतिक दल को, उसका नाम गुप्त रहेगा। यह ईमानदारी की स्कीम थी इनकी कि उसका नाम गुप्त रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत स्कीम है, ये नाम गुप्त नहीं रहने चाहिए, नामों को खोलो, सबके सामने बात आनी चाहिए कि किसने कितना चंदा दिया। अच्छा, जब ये हुआ तो मोदी जी को अचानक लग गया कि पब्लिक को पता चल जाएगा कि किसने क्या क्या दिया, कहां कहां से मैंने चंदा लिया है और कैसे। तो फिर कहने लगे कि अरे पहली बार इतिहास में ये सूची पारदर्शी हो गई है, जनता को दिख रही है। तुमने थोड़ी दिखाई, अरे मोदी जी ने खुद थोड़ी दिखाई। ये पारदर्शी कैसी हुई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जजों ने बोला कि इसको पारदर्शी बनाओ। इससे पहले तो मोदी जी की स्कीम ये थी कि गुप्त रहेगा। अच्छा चलिए, सूची दिखी, सूची में आप सोचिए चंदा कैसे कैसे लिया गया। छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद, केस डाल दिया किसी बड़े व्यापारी पर, भयानक केस डाला, एजेंसियां डाल दी उसके पीछे, चंदा लिया, केस बंद। गुजरात में जो पुल गिरा था याद है आपको? बहुत लोग उसमें बह गए थे। जिसने पुल बनाया उसने चंदा दिया है मोदी जी को। कोविड की वैक्सीन सबको लगी ना? कोविड की वैक्सीन पूरे देश में मोदी जी की फोटो के साथ लगी, बाकायदा मोदी जी की फोटो के साथ आपको सर्टिफिकेट मिलती थी। उस कोविड की वैक्सीन को बनाने वाले ने इनको चंदा दिया।
आज क्या बाहर निकला है, मैं पढ़ रही थी अखबारों में कि उस वैक्सीन में भी कुछ है कि 1 या 2% लोग उससे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार की स्कीम बना दी, और ये आके आपके सामने कहते हैं कि ये सबसे ईमानदार है, कि इनसे ईमानदार कोई इनसे पहले कोई नेता ही नहीं रहा। आपको मालूम है, कोई बताएगा कि आज भारत में सबसे अमीर राजनीतिक दल कौन सा है? भाजपा, बीजेपी 10 सालों से सत्ता में रहे हैं। बार बार कहते रहते हैं 70 साल से कांग्रेस ने नहीं किया। हाँ, कांग्रेस ने 70 सालों में इतना पैसा नहीं कमाया जितना इन लोगों ने कमाया है। 10 सालों में ही, मात्र 10 सालों में देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गए। कैसे? इनके जिलों में देखो कितने बड़े बड़े दफ्तर हैं, पूरी इमारतें हैं। इनके लिए जो भी काम करता है वो वेतन पे रखते हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, सेवा दल के कार्यकर्ता, इनसे पूछो, मुफ्त में काम करते हैं देश के लिए, देश की सेवा करते हैं। और ये लोग आपसे कहते हैं कि हम लोग भ्रष्ट हैं और ये ईमानदार, ये पाक हैं। जिस भ्रष्ट इंसान को लेना चाहते हैं ले लेते हैं, अचानक वही इंसान साफ और पाक बन जाता है। अहंकार इनका इतना बढ़ गया है, बहनों और भाइयों, इनको सच्चाई बताने वाला कोई बचा ही नहीं है। हमने देखा है अपने जीवन में बहुत प्रधानमंत्रियों को, सत्ता को देखा है, घर में देखा है। आप तो जानते ही हैं सत्ता में क्या होता है, कौन लोग आसपास आ जाते हैं? चमचे आते हैं कि नहीं, है ना? सबसे पहले चमचे, फिर झूठ बोलने वाले, सच्चाई नहीं बताएंगे। बाहर अंधेरा है बोल देंगे उजाला है कि नहीं? और जब इतनी सत्ता होती है और इतना अहंकार होता है, और जब नेता सब में भय फैलाता है, डर फैलाता है, तब तो और भी, तब तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती। अब आपकी ये स्थिति है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान पिस रहा है, महिलाओं के लिए कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। कोई बता भी रहा है मोदी जी को? मुझे नहीं लगता। जैसे टीवी वाले हम सबको रोज रोज सुनाते हैं ना कि बहुत अच्छा हो रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, सब अमीर हो रहे हैं देश में, उसी तरह से मोदी जी को सुनाया जा रहा है रोज सुबह शाम। उनको सच्चाई मालूम ही नहीं है, अब दूर हो गए हैं जनता से। जैसे अहंकारी नेता होते हैं, पुराने जमाने में अहंकारी राजा होते थे, उनको कोई समझ नहीं है कि जनता का क्या संघर्ष है, बहनें क्या संघर्ष कर रही हैं, किस तरह से परिवार को आगे चला रहे हैं, आज कोई समझ नहीं है। सुनिए, लचित बोरफुकन जी की जो असमिया गौरव के प्रतीक हैं, उनकी एक मूर्ति यहां बनी 125 फुट ऊंची। आपने सुना है मोदी जी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपनी मूर्ति बनवा रहे हैं किसी व्यापारी से और चाहते हैं कि ये उससे भी बड़ी हो। सोचिए, इतना अहंकार बढ़ गया है, इतना अहंकार बढ़ गया है कि आज इनके नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान को बदलने का मतलब क्या है? गांव गांव में यहाँ इनके जो उम्मीदवार हैं, जो मंत्री हैं, इन्होंने बयान दिए हैं और बयान में कहा है इस बार भाजपा को जिताओगे तो संविधान बदल डालेंगे। अब आप सोचो, ये जो आप यहाँ खड़े हैं इस चुनावी सभा में, दूर दूर से आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। क्यों आए हैं? आपको अपने भविष्य की चिंता है ना? आप जान रहे हो कि आपका वोट डलने जा रहा है। ये वोट आपके जीवन में तरक्की भी ला सकता है, गलत जगह चले जाए तो आपके जीवन को पीछे भी ला सकता है। आप 10 सालों से देख रहे हैं कोई तरक्की नहीं आई है।
ये वोट आपका सबसे बड़ा औजार है। आज अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो हमारे संविधान ने आपको ये वोट दिया है, ये जो शक्ति दी है ना कि आप यहाँ पे बैठे हो, जो भी आप काम करते हो, मजदूरी करते हो, खेती करते हो, आपको वही अधिकार दिया है जो यहाँ पे मंच पे बैठे नेताओं को दिया है। आपको वही अधिकार दिया है एक किसान को जो प्रधानमंत्री को अधिकार दिया है। एक गांव की महिला को वही अधिकार दिया है जो एक मंत्रिमंडल में बैठी महिला को दिया है। और वो यही अधिकार है, यही चीज है जो इस देश में सबको समान दृष्टि से देखती है, संविधान। और ये अधिकार जो वोट का अधिकार है, ये संविधान ने दिया है। संविधान आपको बचाता है। आप कुछ गलत देख रहे हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं, वोट कर सकते हैं। संविधान आपको मदद करता है, आपकी सहायता करता है। अगर आपका समुदाय या आपकी जाति आगे बढ़ नहीं पा रही है तो संविधान में आपके लिए आरक्षण है ताकि आप आगे बढ़ पाए। आज इसी संविधान को बदलने की बात, इस संविधान को जिसके लिए असम के महापुरुष, पूरे देश भर के महापुरुषों ने अपने